नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। कथा मंथन में आज आदर्श हिंदू होटल का 16वां भाग पढ़ने जा रही हूँ। अगले महीने की शुभ तारीख को रेल बाजार के गोपाल घोष की तंबाकू की दुकान के पास ही होटल खुला, जिस पे टीन के साइन बोर्ड पर लिखा है आदर्श हिंदू होटल। हजारी ठाकुर अपने ही हाथों खाना पकाते हैं। भात, दाल, मछली सब कुछ तैयार रहता है, साफ सुथरा और सस्ता। आइए, देखिए, परीक्षा कीजिए। बेजू चक्रवर्ती के होटल की तरह सामने ही गद्दी घर है। वहीं बंशी ठाकुर का वही भांजा काठ के संदूक पर खाता रखकर ग्राहकों के आने जाने का हिसाब रखता है। अंदर हजारी और बंसी खाना पका रहे हैं। बेजू चक्रवर्ती के होटल की ही तरह ही 3 दर्जे रखे गए हैं। उसी तरह टिकट खरीदकर अंदर जाना होता है। काम बहुत बुरा नहीं चल रहा है। जिस दिन होटल खुला दोपहर के वक्त ग्राहकों की तादाद अच्छी ही रही। खाने वाले कमरे में जब बंशी भात परसने के लिए आया तो लौटकर उसने हजारी से कहा, 3rd क्लास में 30 आदमी, पहले दिन के ख्याल से काफ़ी हैं, शाम को मांस बना दो। बहुत दिनों की कामना ठाकुर राधा वल्लभ ने पूरी कर दी है। हजारी अब होटल का मालिक है। आज वह बेजू चक्रवर्ती की बराबरी का आदमी है। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जितने जाने सुने परिचित लोग जो जहाँ हैं उनके यह बात कहता फिरे। मन की खुशी दबाई न दबी तो तीसरे पहर वह कुसुम के यहाँ जा पहुँचा। कुसुम ने पूछा, होटल कैसा चल रहा है ताऊ जी? काफ़ी ग्राहक मिल रहे हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम एक बार वहाँ आकर खाना खाओ। आखिर तुम भी तो हिस्सेदार हो। आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, कल सवेरे आऊँगी। आपके मालिक ने क्या कहा? गुस्से से पागल हो रहे हैं। पिछले महीने की मेरी तनख्वाह नहीं दी। मत दे, पर सच कहता हूँ कुसुम बेटी, कौन कहता है कि मेरी उम्र 48 हो गई है? मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी उम्र 15 साल कम हो गई है। हाथ पैरों में ताकत आ गई है। तुम और मेरी अतसी बेटी, पिछले जन्म में मेरी कौन थी यह नहीं जानता। तुम लोगों का कहते हुए कुसुम ने उसे रोककर कहा, फिर वही सब बातें कह रहे हैं ताऊ जी। रुपए मैंने अपनी सुविधा के लिए दिए हैं। यह तो रोजगार में रुपए लगाना है। रुपए क्या संदूक में बंद रखकर मुझे दीपक दिखाना था? मैंने आपसे कहा नहीं था। लेकिन हाँ, हमारे बाबू की बेटी की जो आपने बात कही, वह वैसे बिना किसी लालच के दिए हैं। उसकी 1000 बार कह सकते हैं। उसकी शादी का क्या हुआ? अगले सोमवार को है बेटा। मुझे चिट्ठी मिली है, उस दिन सवेरे जाऊँगा। अगर मेरे काका से मुलाकात हो तो रुपए पैसे की बात मत कीजिएगा। तुम्हें सिखाना नहीं पड़ेगा बेटा। जितनी बार उनसे मुलाकात हुई मैंने इशारे से भी तुम्हारा नाम नहीं लिया। मेरा घर भी एंडोशाला में है, मुझे कुछ सिखाना ना होगा तुम्हें। अपने कहने के मुताबिक अगले दिन सवेरे कुसुम होटल देखने गई। दूध दही लेकर वह बड़ी देर तक मोहल्ले मोहल्ले घूमा करती है। उसके लिए इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। हजारी उसे आदर से रसोई घर में बैठाने चला, लेकिन वह दरवाजे के पास खड़ी रही और बोली, मैं कोई गुरु ठकुराइन नहीं हूँ जिसे आसन बिछाकर आदर से बैठाना होगा। हजारी ने कहा, होटल तुम्हारा भी तो है बेटी, तुम भी इसकी हिस्सेदार हो, महाजन भी हो। अपनी चीज़ को अच्छी तरह देखभाल लो। क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है इसकी जांच पड़ताल कर लो। तो इसमें शर्म किस बात की? बंशी, पहचान लो, ये भी एक हिस्सेदार है। कुसुम इस बात से बहुत खुशी। उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव झलक आया। वह एक ऐसे होटल की हिस्सेदार और महाजन है। यह उसके जीवन की एक नई बात है। इस बात पर इस नज़र से कभी गौर ही नहीं किया। हजारी ने कहा, बेटा आज मछली बनी है, खासी बड़ी रोहू मछली। तुम जरा ठहरो, मूढ़ी लेती जाओ। नहीं नहीं ताऊ जी, मैं इन सब बातों के लिए मैंने आपको मना कर दिया ना। सबके मुँह से छीनकर मछली की मूढ़ी खाऊंगी, ये कैसी बात है? मैं तुम्हारा बूढ़ा बाप हूँ बेटी। तुम्हें खिलाकर अगर मुझे तृप्ति मिलती है तो तुम खाओगी क्यों नहीं? इतने में होटल के नौकर ने आवाज़ लगाई, 3rd क्लास 3 थाली। हजारी ने कहा, ग्राहक आने लगे, तुम जरा बैठो, मैं आ रहा हूँ। बंसी भात परस दो। आने के समय कुसुम सल्लज संकोच के साथ हजारी की दी हुई एक कटोरी मछली ले आई। इस प्रकार 1 साल गुजर गया। हजारी एंडोशाला से बैलगाड़ी पर वापस आ रहा है। साथ में टेम्पी की माँ, टेम्पी और लड़के बच्चे हैं। उसके होटल का काम धंधा आजकल बहुत बढ़ गया है, इसलिए रानाघाट में रहे बिना अब काम नहीं चलता। टेम्पी की माँ ने कहा, अरे कितनी दूर है? और अरे वही तो सागौन का बगीचा देख रही हो ना, बस पहुँचे समझो। बाबा, मैं कहाँ पर नहाऊंगी? तालाब है कि नदी? टेम्पी ने कहा, नदी है पर घर में ट्यूबवेल भी लगा हुआ है। टेम्पी की माँ ने कहा, तब तो तालाब से पानी नहीं लाना पड़ेगा, चलो जान बची। ये लोग कभी शहर में नहीं आई। टेम्पी की माँ के बाप का घर एंडोशाला से 2 कुछ दूर उत्तर मणिपुर गांव में था। जन्म वहाँ हुआ और शादी एंडोशाला में। मौका मिला था जब एक बार वह अगन के महीने में गांव की औरतों के साथ नवद्वीप में रास देखने गई थी। होटल के पास ही 1 मंजिला का एक मकान पहले से ठीक कर रखा था। टेम्पी की माँ घर देखकर बहुत खुश हुई। हमेशा से खरपतवार के घर में रहने की आदत है, पक्के घर में अब पहली बार रहेगी।
कितने कमरे हैं जी? रसोई घर किधर है? पानी काफ़ी निकलता है ना? अरे ओ टेम्पी, गाड़ी के कपड़े अलग रख दे एक तरफ। उन सबको लेकर सारी चीज़ों के साथ छुआ मिला मत। ए जी, बोरे से पहले एक लोटा तो निकाल लीजिए, पहले एक लोटा पानी निकाल लाऊं। जरा देर बाद कुसुम अंदर आकर बोली, अरे बड़ी मामा तुम लोग आ गए, घर पसंद आया ना? टेम्पी की माँ कुसुम को पहचानती थी, गांव में कुंवारेपन में उसे देखा था। अरे कुसुम बेटी, आओ आओ, अच्छी तो हो, कल्याण हो। इसी समय होटल का नौकर राखाल आ गया। उसने पीछे मजदूर के माथे पर एक बोरा कोयला है। उसने हजारी से कहा, कोयला किधर रखवाऊं बाबू? हजारी ने कहा, कोयला क्यों ले आए रे? मैंने तुझे लकड़ी लाने को कहा था। ये लोग कोयला सुलगाना नहीं जानती। कुसुम ने पूछा, कोयले का चूल्हा है ना, मैं सुलगाई देती हूँ। फिर बड़ी माँ को सीख लेना होगा। शहर बाजार में तो कोयला लकड़ी से सस्ता पड़ेगा। मैं एक दिन बड़ी माँ को सिखा दूंगी। राखाल ने कोयला उतरवाकर, बाबू अब क्या करना होगा? हजारी ने कहा, तू अभी जाना मत, पानी वाली निकाल कर सामान सहेज संभाल देना, तब जाना। होटल का सौदा आ गया है ना? आया है बाबू। उसमें से इस समय के लिए 4-5 आदमियों के अंदाज से मछली तरकारी ले आ। शाम को अलग से सौदा आएगा, और पहले पानी निकाल दे। टेम्पी की माँ ने पूछा, ये कौन है जी? वह हमारे होटल का नौकर है, मैंने उससे कह दिया घर का काम भी कर दिया करेगा। टेम्पी की माँ अवाक हो गई। उन लोगों का अपना नौकर, और वह हजारी को बाबू कहता है? ये सारी बातें तो अजूबा हैं, इन पर विश्वास करना मुश्किल है। गांव में वे लोग बड़े गरीब गृहस्थ। ब्याह हो जाने पर बर्तन मांजना, पानी भरना, कपड़े धोना, यहाँ तक कि धान ले आने का सारा घरेलू काम अकेली करती आई है। फ़कत 4-5 महीने से वह अच्छे अनाज का मुख देख रही है। पहले तो पेट भर भात भी हमेशा नहीं मिलता था, और आज अचानक यह किस ऐश्वर्य के द्वार उसके लिए खुल गया? पक्का मकान, नौकर, नल का पानी, यह सब सच है कि सपना? राखाल ने आकर कहा, देखिए तो माँ जी, इतनी मछली तरकारी से काम चल जाएगा या थोड़ी और लाऊं? रोहू मछली की पीठ के 10-12 बड़े बड़े टुकड़े। टेम्पी की माँ खुश होकर बोली, नहीं नहीं बेटा, और की ज़रूरत नहीं है, वहाँ रख दो। इन्हें काट दो माँ जी? अरे, यह तो काट देना भी जानता है। यह तो सौभाग्य के है। ये सौभाग्य भी मेरी किस्मत में था। हजारी ने कहा, पहले पानी निकाल दे, फिर मछली काटते रहना। कुसुम कोयले के चूल्हे पर आग सुलगाई आकर बोली, बड़ी माँ आप भी नहा धो लीजिए, तब तक आँच आ जाएगी। अब तो 11 बज रहे हैं, खाना चढ़ा देने में अब देरी करने की क्या ज़रूरत, अब मैं चलूँ? टेम्पी की माँ ने कहा, इस वक्त तुम यहीं खाना कुसुम। कुसुम ने हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं, आप लोग इस दोपहरिया में जली भुनी तो आई हैं, इस वक्त किसी तरह थोड़ा झोल भात बनाकर आप लोग खा लीजिए, अब मेरे खाने का झंझट मत कीजिए। कुछ झंझट नहीं होगा बेटी, तुम खाए बिना नहीं जा सकेगी। गाँव से बढ़िया बैगन लाई हूँ, तुम्हारे शहर में वैसा बैगन नहीं मिलेगा। अभी बैगन तलूँगी, आज बाप के गाँव का बैगन खा जाओ, कल सूख जाएगा, ठीक है? स्नान के बाद हजारी ने कहा, जब मैं ज़रा होटल जा रहा हूँ, तुम लोग तब तक खाना बनाओ, मैं देख आऊँ। आधे घंटे बाद हजारी ने लौटकर देखा कि टेम्पी और टेम्पी की माँ दोनों परेशान होकर चूल्हे में फूंक मार रही हैं। आँच गिर गई है और अभी मछली का झोल बनना बाकी है। टेम्पी की माँ ने परेशानी से कहा, ए जी, चूल्हे में अब क्या हुआ? आँच बुझी जा रही है, अब मैं क्या करूँ? कुसुम नहाने के लिए घर चली गई। राखाल होटल गया था। इस समय वहाँ ग्राहकों की बहुत भीड़ होती है। इस समय लगभग 100 आदमी खाते हैं। बेचू चक्रवर्ती और जदू बाडुच्चे के होटल फीके पड़ गए। हजारी खुद ही खाना बनाता है। रांधने के उसके गुण के चलते रेल बाजार के जितने ग्राहक थे सब उसी के होटल में टूट पड़े। 3-3 ठाकुर और 4 नौकर पसीने पसीने हो जाते हैं, और इन लोगों में से किसी ने कोयले की चूल्हा चलाना तो दूर, कोयला देखा तक नहीं। आँच कम हो जाने की वजह से मुश्किल में पड़ गई हैं। इन लोगों की हालत देखकर हजारी को हंसी आ गई। उसने कहा, सीख लो, देहाती भूत कब तक बनी रहोगी? हटो तो, चूल्हे में थोड़ा सा कोयला और डालना पड़ता है, देखो तुमको बता देता हूँ। टेम्पी की माँ ने कहा, तुम तो बड़े शहरती हो, एंडोशाला में ही तो घर है। मैं तो 7 वर्षों से राना घाट के बाजार में हूँ, मुझे कौन देहाती कहेगा? इस बात को ताक पर उठा रखो। तभी टेम्पी ने कहा, बाबा यहाँ टॉकी है, तुमने देखा है? हजारी जैसे 20 हाथ पानी में जा गिरा। टाकी बाइस्कोप यहाँ पर है जरूर, लेकिन उसने कभी बाइस्कोप देखने का शौक ही नहीं हुआ, ना देखा। लेकिन टेम्पी तो आधुनिका है। एंडोशाला में रहने से क्या होता है? बंगाल के किस गांव में आधुनिकता की लहर नहीं पहुंची? और खास तौर पर अत्सी उसकी सहेली है। अत्सी से उसने बहुत सी बातें सुनी होंगी या सीखी हैं, जिसे उसके बाबा माँ जानते भी नहीं। टेम्पी की माँ ने पूछा, टॉकी क्या है जी? आधुनिक होने की कोशिश में हजारी गंभीर होकर बोला, तस्वीरें बात करती हैं, कई बार देखा है, देखूंगा क्यों नहीं? कहकर हजारी सब कुछ उपेक्षा में उड़ा देने की कोशिश कर रहा था कि टेम्पी तुरंत ही पूछ बैठी, कौन सा खेल देखा था बाबा? खेल अब क्या याद है? शायद लक्ष्मण की मूर्छा नाम था। हाँ हाँ, लक्ष्मण की मूर्छा।
बड़ी मुश्किल से मन को टटोलकर हजारी ने बचपन में देखी यात्रा की एक कहानी का नाम कह दिया। टेम्पी ने कहा, लक्ष्मण की मुरझा भला किस खेल का नाम है? इस तरह का तो नाम मैंने टॉकी में नहीं सुना। अस्सी ने तो सुना भी नहीं। वह तो दूसरी तरह का होता है। हाँ हाँ हाँ, तू और अस्सी जैसे सब कुछ जानती है। चल हट, कोयले का वह बुरा दे। अरे मामा, खाना वाना हो गया? कहता हुआ बंशी का भांजा, वही सुंदर सा लड़का, ज्यों ही घर के अंदर आया, टेम्पी की माँ देहाती की बहू झटपट माथे पर घूंघट करने लगी। लेकिन टेम्पी कौतूहल भरी नजरों से आने वालों की ओर देखती रही। हजारी ने कहा, आओ बेटा आओ, घूंघट किससे कर रही है? तो बंशी का भांजा है, हमारे होटल का हिसाब किताब देखता है, बच्चा है, उसको देखकर घूंघट क्यों कर रही हो? बंशी के भांजे ने आकर टेम्पी की माँ के पैरों की धूल लेकर प्रणाम किया। हजारी ने बेटी से कहा, अपने नरेंद्र को प्रणाम करो टेम्पी। बेटा नरेंद्र, यह मेरी बेटी है। यह खासा लिखना पढ़ना जानती है, सिलाई कढ़ाई का काम भी अच्छा सीख लिया है, हमारे गांव के बाबू की लड़की से। टेम्पी को अचानक जाने कैसी लाज आने लगी। यह लड़का देखने में जैसा है वैसे चेहरे वाले लड़के को उसने कभी देखा नहीं। इसकी थोड़ी सी भी बराबरी की जा सकती है तो सिर्फ 80 दी की दूल्हे के साथ। चेहरे की बनावट जैसे बहुत कुछ उसी की तरह है। बंशी के भांजे ने भी खुले अपनापन का भाव खो दिया। आंखें उठाकर अच्छी तरह देखना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। टेम्पी की तरफ तो ज़्यादा देख भी नहीं सका। हजारी ने पूछा, मुर्शिदाबाद की गाड़ी से आज कितने आदमी आए? आए थे 10 के लगभग, लेकिन उनमें से 3 को बेचू चक्रवर्ती का नौकर एक तरह से हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींच ले गया। बाकी 7 आदमी हम लोगों को मिले। 5 आदमी बनगांव की गाड़ी से भी आए थे। स्टेशन पर कौन गया था? ब्रज था। बनगांव की गाड़ी के वक्त राखाल भी था। ब्रज कह रहा था कि ग्राहकों को लेकर आज बेचू चक्रवर्ती से नौकर से उसकी मारपीट हो जाती। नहीं बेटा, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। जो भी हो हमारे पुराने मालिक हैं। इतने दिनों तक उन्हीं का खाकर पला हूँ। होटल का काम भी उन्हीं के यहाँ सीखा। सिर्फ रांधना जानने से तो होटल नहीं चलता है ना। यह एक रोज़गार है। कैसे हाट बाजार किया जाता है, किस तरह ग्राहक को संतुष्ट किया जाता है, हिसाब किताब रखना पड़ता है, यह सब तो जानना पड़ता है। 6 बरस उनके यहाँ रहकर देखा करता था कि ये लोग किस तरह होटल चलाते हैं। देख देख कर मैं भी सीखता था। अब सब कुछ कर सकता हूँ। बंशी के भांजे ने कहा, अच्छा मामी जी, आप लोग खा पी लीजिए, मैं शाम को फिर आऊँगा। हजारी ने कहा, कल दोपहर को तुम होटल में मत खाना, यहाँ घर पर खाना, समझे? बंशी का भांजा जब चला गया और टेम्पी भी आसपास नहीं थी तो हजारी ने कहा, लड़का कैसा है देखने में? बहुत अच्छा है, बड़ा सुंदर है। इसके साथ टेम्पी का जोड़ा कैसा रहेगा बोलो तो? बहुत सुंदर, लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा? हम लोग की किस्मत में क्या ऐसा लड़का लिखा है? लिखा क्यों नहीं? आखिर उसको बुलाकर मैंने होटल में क्यों रखा है? राना घाट कि तुम्हारे घर पर उसे किस लिए बुलाया? टेम्पी तो अभी समझी ना, कल उसकी ज़रा खातिर वातिर करो। मेरी बहुत दिनों से अच्छा है कि मैं उसके साथ टेम्पी की शादी करूं। उसके बाप की हालत खासी अच्छी है, लड़का भी मैट्रिक पास है। शादी के बाद मैं उसे होटल ही बैठा दूंगा और मेरा हिस्सेदार बना करके, समझी? टेम्पी की माँ सीधी सादी और अवाक होकर पति के मुँह की ओर ताकती हुई बातें सुनती रही। शाम को खबर आई, बेचू चक्रवर्ती के साथ हजारी के नौकर की ग्राहक को लेकर स्टेशन पर मारपीट हुई है। हजारी के नौकर नथुनी ने कहा, बाबू, उनके होटल का नौकर ग्राहक का हाथ पकड़कर खींचतान करता है। हमारा ग्राहक है, हमारे होटल में आ रहा था, उसका हाथ पकड़ कर खींचेगा तो और हमारे होटल की शिकायत करेगा। इसी से मेरे साथ मारपीट हो गई। ग्राहक कहाँ गया? ग्राहक हमारे यहाँ ही आया। उनके होटल वालों को हम लोगों पर गुस्सा है कि सब ग्राहक हमारे यहाँ चले आते हैं, उनके यहाँ नहीं जाते। इसी बात पर झगड़ा है बाबू। उन लोगों के होटल का तो दिवाला पिट रहा है, किसी गाड़ी से एक भी ग्राहक नहीं आता। रात 8 बजे ज्यों ही हजारी ने मछली का झोल चढ़ाया, बंसी ने आकर कहा, हजारी भैया, ज़बरदस्त खबर है। तुम्हारे मालिक ने तुम्हें किस लिए बुला भेजा है? जाकर देखा हो तो? शायद मारपीट के बारे में। झोल तुम देख लो, मैं आकर मांस बनाऊंगा, देखूं क्या बात है। बहुत दिनों के बाद हजारी बेचू चक्रवर्ती के होटल के उसी गद्दी घर में जा खड़ा हुआ। कमरे में घुसते ही उसे पुराने दिनों का भाव उसके मन में घिर आया, जैसे कि आज वही रसोईया ब्राह्मणों और बेचू चक्रवर्ती उसके मालिक। उसको देखते ही बेचू चक्रवर्ती खातिरदारी के साथ बोले, अरे आओ आओ हजारी, इधर बैठो। कहकर उन्होंने गद्दी का एक कोना हाथ से झाड़ दिया। यद्यपि झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हजारी खड़ा ही रहा। उसने कहा, नहीं बाबू, मैं बैठूंगा नहीं। मुझे किस लिए बुलाया? आओ पहले बैठो तो सही, बताता हूँ। हजारी ने जीभ काट कर कहा, नहीं बाबू, आप इतने दिनों तक मेरे मालिक थे, मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ? क्या कहना है? हजारी की आंखें अपने आप खाने वाले कमरे की ओर उठ गई। होटल की हालत सचमुच बहुत ख़राब हो गई थी। रात के 9 बज रहे थे। पहले इस समय ग्राहकों की भीड़ कमरे में लगी रहती थी और अब वहाँ कोई नहीं है। होटल की शान शौकत भी पहले से बहुत कम हो गई है।
बेचू चक्रवर्ती ने कहा, नहीं बैठो हजारी, चाय पियो। अरे कंगाली, हम लोगों के लिए चाय ले आ। हजारी ने फिर बैठना नहीं चाहा। नौकर चाय दे गए। हजारी आड़ में जाकर चाय पी आया। बेचू चक्रवर्ती देख सुनकर बड़े खुश हुए कि अचानक धनी हो जाने के बाद भी हजारी का दिमाग नहीं फिरा। हजारी धनी हो गया है, यह तो इतने दिनों तक होटल चलाने की जानकारी से भी अच्छी तरह समझ गए थे। हजारी ने कहा, बाबू आप मुझसे कुछ कह रहे थे। हाँ, क्या कह रहे थे जानते हो? अब हमारा और तुम्हारा रोजगार एक ही जगह है। तब तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारे नौकर ने आज मेरे नौकर को स्टेशन पर मारा, ये कैसी बात है? इसी समय पौधो मैरी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। होटल का नौकर भी आया। हजारी ने कहा, मैंने तो सुना है कि पहले आपके नौकर ने मेरे नौकर को मारा। नथुनी ग्राहक लेकर आ रहा था इसी समय। हाँ और नहीं तो क्या, पद्मैरी बोली, तुम्हारा नथुनी हमारे ग्राहकों को फोड़ने की कोशिश करता है। ग्राहक हमारे होटल में आ रहा था, तुम्हारे होटल में तो जाना ही नहीं चाहता था। इस बात पर विश्वास करना जैसे बेचू चक्रवर्ती के लिए भी मुश्किल होता। उन्होंने कहा, छोड़ो इस बात को लेकर हजारी से क्या झगड़ा करना। हजारी तो वहाँ था नहीं, उसने देखा नहीं। लेकिन मैं तुमसे कह रहा था कि हजारी आगे से ऐसा नहीं हो। हजारी ने कहा, ठीक है बाबू, मैं राजी हूँ। आपके होटल के साथ किसी तरह का झगड़ा करने से मेरा काम नहीं चलेगा। आप मेरे पुराने मालिक हैं। आइए हम लोग गाड़ी बांट लेते हैं। आप जिस गाड़ी के समय स्टेशन पर आदमी भेजेंगे, हमारे यहाँ का नौकर उस समय नहीं जाएगा। बेचू चक्रवर्ती अचरज में पड़ गए। रोजगार डहा और होड़ पर ही चलता है, यह वे अच्छी तरह जानते थे। यही रोजगार करते उनके माथे के केश पक गए। ऐसी हालत में हजारी की बात कितनी उदारता भरी है, यह समझने में बेचू को देर नहीं लगी। उन्होंने संकोच से कहा, नहीं नहीं, ऐसा क्यों? स्टेशन तो सिर्फ मेरा नहीं है। नहीं बाबू, अब से ऐसा ही चलने दीजिए। मुर्शिदाबाद और बनगांव वाली गाड़ियों में से आप कौन सी लेंगे? आप मुर्शिदाबाद चाहते हैं या बनगांव? मैं उस समय नौकर को स्टेशन पर नहीं भेजूंगा। पद्मैरी सुनते ही दरवाजे से हट गई। बेचू चक्रवर्ती ने कहा, फिर जैसा तुम कहो, तब मुर्शिदाबाद वाली ही मेरे लिए रहने दो। तो जरा और चाय पियोगे? अच्छा जाओ तब। हजारी ने मालिक को प्रणाम करा और चला गया। पद्मैरी फिर दरवाजे के पास आकर पूछी, बाबू क्या कह गया? गाड़ी का हिस्सा कर गया। मुर्शिदाबाद वाली मैंने ले ली। जितने लोग आते हैं तो मुर्शिदाबाद से ही ना, बनगांव वाली में आते ही कितने लोग हैं। आदमी बेवकूफ़ है, बुरा नहीं, दुष्ट नहीं। अरे बाबा, मैं आज 7 वर्षों से देखती आ रही हूँ, जानती हूँ, गांजा पीकर बेहोश पड़ा रहता है। होटल की देखभाल क्या खाक करेगा? यह तो खाना पकाते ही मरता है। मजा लूटते हैं बंसी और उसका भांजा, नगदी उन्हीं के हाथ में रहती है। मैं भीतर भीतर सब खबर रखती हूँ बाबू। बंशी को फिर यहाँ बुलाइए बाबू, यह होटल की बात खत्म होने वाला है। आप बंसी को फोड़ने के लिए आदमी लगाइए और उसके भांजे को भी। पद्मैरी बोलने लगी। अगले दिन दोपहर को बंशी का भांजा बड़े संकोच के साथ हजारी के घर खाना खाने आया। हजारी ने उसे होटल से भेज दिया, लेकिन खुद उस समय नहीं आ सका। ग्राहकों की बड़ी भीड़ थी, क्योंकि हाट का दिन था। माँ के हुक्म से टेम्पी को कई बार अतिथि के सामने जाना पड़ा, कभी आसन बिछाने, कभी पानी पिलाने। टेम्पी बड़ी चतुर चालाक लड़की है, अत्सी की शागिर्द, लेकिन इस सुंदर लड़के के सामने जाते जाते बार बार उसे एक लज्जा होने लगी। बंशी के भांजे को थोड़ा अचरज हुआ। हजारी मामा देहात के आदमी हैं, पर उसे मालूम है, और हालत भी उनकी कभी अच्छी ना थी। होटल के रोजगार से अब कहीं जाकर 2 पैसों का मुंह देखे हैं। लेकिन हजारी मामा की बेटी तो अच्छी खासी है। उस पर चाल चलन और तौर तरीका स्कूल में पढ़ी लड़की आजकल की लड़कियों की तरह है। वह कायदे से कपड़ा पहनना जानती है, सजना संवरना जानती है। उसकी बातचीत का ढंग भी बड़ा सुंदर है। उसका खाना लगभग ख़त्म हो रहा था कि हजारी आ गया। उसने कहा, खाना खा चुके बेटा? मैं तो आ नहीं सका, आज बेहद भीड़ थी। ओ टेम्पी, मुझे ज़रा तेल दे, मैं नहा लूँ, और अपनी ज़्यादा के सोने का इंतजाम कर दे। बगल के कमरे में ज़रा आराम कर लो बेटा। बंशी का भांजा जाकर लेटा ही था कि टेम्पी पान देने आई। पान का डब्बा नहीं है, एक छोटी रकाबी में रखकर पान लाई। लड़के ने कि देखा रकाबी में चूना नहीं है। वह शर्माया सा बोला, थोड़ा चूना दे दीजिएगा। टेम्पी का सारा शरीर लज्जा और आनंद से जैसे सिहर सा गया। इसका एक कारण तो यह था कि उसके लिए आदर सूचक क्रियापद का व्यवहार किया जाना, जो पहली बार किया गया था। इससे पहले जीवन में किसी ने उसे आप और जी कहकर बात नहीं की थी। यह नहीं कि उससे किसी ने बात नहीं की थी। गांव के रामूदा, गोपालदा, जोहारदा, ये लोग भी उससे बात किया करते थे, लेकिन उससे तो किसी दिन ऐसा आनंद नहीं अनुभव हुआ। चूना लाकर रकाबी में रखकर उसने कहा, इतने में हो जाएगा? क्यों नहीं, वहीं रहने दीजिए। ज़रा एक गिलास पानी दे जाएंगे? टेम्पी को लड़का बहुत अच्छा लगा। बातचीत करने का ढंग जितना अच्छा, गले की आवाज़ उतनी ही मीठी। जब वह पानी का गिलास ले आई तो उसका जी हो रहा था कि लड़का एक बार और कुछ कहे उससे, लेकिन इस बार लड़के ने कुछ नहीं कहा। टेम्पी पानी का गिलास रखकर चली गई। जब शाम के 5 बज गए, तीसरा पहर जब जाने कितनी दूर चला गया, तो टेम्पी ने एक बार झाँक कर देखा
लड़का बड़ी गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक जाने एक कैसा अकारण स्नेह टेम्पी के मन में भर आया लड़के के लिए। आह, होटल में कितनी रात तक जागता रहता है, रात को अच्छी नींद नहीं आती। टेम्पी ने जाकर माँ से कहा, वह आदमी तो अभी तक सो रहा है, पुकार लूँ या अभी सोएगा? सोने देना बेटा, पुकारने की क्या ज़रूरत, नौकर कहाँ है? नींद से उठने पर तो उसे खाने के लिए कुछ देना होगा, कुछ नाश्ता लाने को कह देती, वह भी तो घर पे नहीं है। पता नहीं चाय पीता है या नहीं, टेम्पी बोली, नहीं तो जगाने के बाद थोड़ी चाय बना कर देते तो अच्छा होता। टेम्पी की माँ ने खुद कभी चाय नहीं पी थी, बनानी भी नहीं जानती। नए जमाने की बेटी का यह प्रस्ताव बुरा नहीं लगा। उसने बेटी से पूछा, तू बना सकेगी? खिलखिलाकर टेम्पी हंस पड़ी, बोली, तुम भी क्या कहती हो माँ? हंसते हंसते प्राण निकल जाते हैं। उसके बाद एक अपूर्व ढंग से हाथ हिलाकर बोली, चाय कहाँ है, चीनी कहाँ है, केतली कहाँ है, चाय का पानी किसमें गर्म होगा, डिश पे आला भी तो चाहिए। टेम्पी की माँ को उसका यह ढंग बड़ा अच्छा लगा। बड़े स्नेह से मुग्ध दृष्टि से मुंह फुलाए बेटी की ओर देखती रही। इस तरह सुंदर ढंग से टेम्पी ने पहले कभी बात नहीं की थी। इसी समय हजारी घर के अंदर आया। वह होटल में था। पूछा, नरेन कहाँ है, सो रहा है क्या? टेम्पी की माँ ने कहा, तुम इतनी देर थे कहाँ? उसके लिए तो कुछ नाश्ता ला देना पड़ेगा ना। और टेम्पी कहती थी चाय बना देती तो अच्छा होता। हजारी को टेम्पी पर बड़ा प्यार आया। उसे क्या मालूम था कि उसके माँ बाप उसके ब्याह का षड्यंत्र कर रहे हैं। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं सब ला देता हूँ, होटल में है। होटल में काम की बहुत भीड़ है। कलकत्ते से 10-12 बाबू लोग शिकार करने आए हैं। बहुत पहले वे लोग एक बार आए थे और मेरा बनाया मांस खाकर बड़े खुश हुए थे। पहले वे लोग उसी होटल में गए थे, वहाँ नहीं हूँ यह जानकर खुद से यहाँ आए हैं। वे रात में मांस और पुलाव खाएंगे। तुम लोग इस वक्त खाना ना बनाना, मैं होटल से भेज दूंगा। नरेन की वहाँ बहुत ज़रूरत है। बाबू लोगों से अंग्रेजी में बातचीत करनी होगी। मुझसे तो होगा नहीं, ठहरो मैं नरेन को जगा लूँ। टेम्पी की माँ ने कहा, नींद से उठने पर बिना कुछ खिलाए जाने देना अच्छा नहीं लगेगा। टेम्पी चाय के लिए कह रही थी, पहले ये सारी चीज़ें भेज दो, अभी उसे मत उठाना। तीसरे पहर नरेन की नींद खुली। दिन ढल गया था। दीवार के किनारे वाले सहजन के पेड़ पर धूप पीली पड़ती जा रही थी। नरेंद्र शर्मिंदा हुआ। दूसरे के घर कैसी गहरी नींद में सो गया। कौन क्या सोचेगा, खास तौर पर हजारी मामा की वह लड़की। वह शर्माया सा बाहर जाने के लिए कुर्ता पहन रहा था कि ठीक इसी समय टेम्पी ने आकर कहा, आप उठ गए, मुँह धोने के लिए पानी लाऊं? नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं होटल में ही। माँ ने कहा है आप चाय पीकर जाइएगा, मैं माँ से कह ही देती हूँ। इसी बीच हजारी ने नौकर के हाथ चाय का सामान भिजवा दिया। टेम्पी खुद ही चाय बनाने लगी। उसकी माँ नाश्ते के लिए फल काटने लगी। टेम्पी ने कहा, माँ चाय वाय के साथ खीरा वीरा नहीं देते? तुम ये सिंगाड़े और रसगुल्ले रकाबी में रख दो। खीरा नहीं देते? एक ढाब काट दूँ, घर का ढाब है। टेम्पी हंसते हंसते लोट हो जाने को ही मुँह में आंचल डालकर बोली, तुम भी कैसी हो माँ, चाय के साथ कहीं ढाब पिया जाता है? टेम्पी की माँ नाराज होकर बोली, क्या जानू भाई, मैं तो तुम लोगों को आजकल के ढंग के समझती नहीं। जो समझी तुम ही करो। देश घर में देखती आई हूँ कि नींद से जागने पर नए दामाद को डाब दिया जाता है। बात मुंह से निकल जाने के बाद टेम्पी की माँ मनी मन जीभ काटकर चुप हो गई। औरत जरा बेवकूफ़ ढंग की है, जाने क्या सोचकर कह देती, हमेशा गहराई से सोचती ही नहीं। टेम्पी ने अचरज पढ़कर कहा, नया दामाद? कौन नया दामाद? अरे वह कुछ नहीं, गाँव में देखा था, इसी से कह रही हूँ। तेरी चाय हो गई? टेम्पो के मन में अजीब सा खटका लग गया। बड़ी बुद्धिमती है, इसके अलावा बिल्कुल बच्ची भी नहीं है। जब चाय नाश्ता लेकर फिर लड़के के सामने गई तो क्यों उसे लाज लगने लगी, वह खुद भी नहीं समझ सकी। लड़के ने उसे देखकर कहा, यह क्या, इतना नाश्ता किस लिए, बस चाय ही पर्याप्त है। टेम्पी किसी तरह नाश्ते की रकाबी उसके सामने रखकर भाग गई। लड़के ने पुकार कर कहा, अगर एक पान दे दे तो? टेम्पी पान बनाने बैठी और सोचने लगी, बाबा ने तो आज मुझे खटा मारा, चाय दो, पान बनाओ, मुझे जैसे गरज पड़ी है। बाबा के होटल का आदमी है तो मुझे क्या। टेम्पी पान की रकाबी में पानी रखकर देने गई, लेकिन लड़का देखने में अच्छा है, बातें अच्छी करता है, हंसा जा रहा है, जाने क्या काम करता है होटल में। पान लेकर लड़का चला गया। जाते समय कह गया, मामी जी मैं जा रहा हूँ, मैंने बहुत तकलीफ़ दी, कुछ ख्याल ना कीजिएगा, इतनी देर तक सोता रहा, अब वक्त नहीं है। लड़का अच्छा है। नया दामाद? कौन नया दामाद, किसका नया दामाद? माँ भी पता नहीं क्या क्या बोल देती है जिसका कुछ मतलब नहीं समझ आता।